नमस्कार मित्रों, मैं विजय त्रिवेदी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर्दी बढ़ती जा रही है और लोग अक्सर कहा करते, हमें सुनाया करते थे, अरे साहब उनको रुपयों की बड़ी गर्मी है। तो हिंदुस्तान में गर्मी जो है ना रुपयों से होती है। मौसम भले ही सर्द हो, रुपया हो आपके पास तो बड़ी गर्मी रहती है और कहते भी हैं सबसे बड़ा रुपया। लेकिन जब रुपया ही ठंडा होने लगे तो क्या होगा? ये मुश्किल अभी देश को झेलनी पड़ रही है, ऐसा मुझे लगता है। उसके क्या मायने होते हैं, बाकी गर्मी से रुपये की गर्मी से हमारी दिक्कतें बढ़ती हैं या दिक्कतें कम होती हैं, ये सब पर भी बात करेंगे। लेकिन रुपया गिर रहा है। एक ज़माने में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया गया था कि रुपया जब गिरता है डॉलर के मुकाबले, तो सिर्फ रुपया नहीं गिरता, देश की इज़्ज़त गिरती है। अब ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या इकोनॉमिक्स इस बात को समझती है? इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे खास शो में, बिज़नेस, बॉलीवुड एंड वाजपेयी। वाजपेयी जी का रुपये, डॉलर, रूबल, पता नहीं कौन-कौन सी करेंसी होती है, उन सबसे बड़ा करीबी रिश्ता है। एक्चुअली वो लक्ष्मी मित्रों के मित्र हैं। तो हमने कहा कि रुपये पर जब चर्चा करनी हो तो वाजपेयी जी को ही परेशान किया जाना चाहिए। और तो बात हमें तो समझ में आती नहीं रुपये पर क्या होता है। तो वाजपेयी जी से, नीरज वाजपेयी जी से चर्चा करेंगे। नीरज वाजपेयी जी को आप देखते ही रहते हैं द आयन शो में भी, जो बड़ा शो होता है इकोनॉमिक्स का, बिज़नेस का। और आप देख ही लीजिए, अभी आप देख रहे हैं तो वाजपेयी जी पर रुपये की गर्मी दिख रही है टी-शर्ट में। मैं यहाँ बैठा हूँ जैकेट-वैकेट पहन के। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपको। आपको देख के समझ में आया कि हाँ, रुपये की गर्मी होती है। ये कहावत बचपन से सुन रहा था। सर नमस्कार। अगर आपको गर्मी चाहिए तो आप अपना प्रदेश बदलिए और मुंबई में आ जाइए। तो एक तो आपको नेचुरल गर्मी मिलेगी और एक दूसरा तरीका है कि आप रुपए में कमाना बंद करिए, आप डॉलर में कमाइए, तो तो गर्मी बरकरार रहेगी। तो तरीके हैं सर, आप बदलिए अपने। एक पिक्चर देखी थी मैंने, आजादी के हॉल में बनी थी, तो एकदम उसका क्लाइमेक्स सीन था कि जब आजादी हो जाती है, सरकार वरकार बनने के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, तो आदमी अपनी खाली टोपी बदल लेता है, आदमी वही रहता है। तो आप रुपए की बजाय डॉलर में कन्वर्ट हो जाओ ना, शिफ्ट हो जाओ। आपने दोनों बड़ी चीजें कही है, एक डॉलर में बदलना और फिर मुंबई में आना। मुंबई भी खुद भी रुपये की गर्मी वाला शहर है, डॉलर की गर्मी वाला शहर है। यहाँ तो मतलब मौसम मेहरबान रहता है, इसलिए नेचुरल गर्मी रहती, गरीब आदमी भी गर्मी महसूस करता रहता है। क्या हो क्या रहा है सर? ये रोज सुबह सुबह खबर आती रहती है कि रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। कितना गिरेगा? सर देखिए, रुपया कितना गिरेगा ये तो हम लोग रोज बैठ के गिनेंगे, लेकिन रुपया गिरेगा ये सच है। ये सच है। ये सच है, रुपया गिरेगा और आजादी के बाद से आज तक गिर ही रहा है। मतलब आप औसतन कहा जाता है कि एक साल में 2-2.5% की वीकनेस रुपए में आती है अगेंस्ट डॉलर। तो मान लीजिए किसी एक साल नहीं गिरा या दूसरे साल नहीं, 2 साल आपने होल्ड करा दिया, उसको इंटरवेंशन करके नहीं गिरा, तो तीसरे साल वो 4-5% गिरेगा। मतलब एवरेज वही आ जाएगा। एवरेज वही, मतलब आप पिछले 75 साल आजादी के हुए एवरेज निकालिए तो वहीं बैठेगा। और पिछले 10 साल में भी आप देखिए, रुपया 40% कमजोर हुआ है, इस साल भी कमजोर हुआ। तो आप कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो रुपया लगातार कमजोर हुआ है। और ये वीकनेस उसमें रहती है क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर हैं कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको डॉलर चाहिए क्योंकि आप वही करेंसी यूज करेंगे। एक्सपोर्ट आप करेंगे तो आपको मिलेगा तो डॉलर, लेकिन आप कम करते हैं तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी जितना बेचा और जितना खरीदा उसका अंतर बना रहता है, तो आपकी करेंसी वीक होती है। दूसरा एक रीसेंट कारण यह कि हमारे यहाँ नेट एफडीआई पिछले एक साल में 0 थी, वो भी डॉलर नहीं आया, दूसरा कारण था। तीसरा सबसे बड़ा कारण कमजोर होने का है कि हमारी जो ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, उसका बहुत बड़ा असर करेंसी पे पड़ रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नवंबर 2024 में एकदम जो करीब 23 बिलियन डॉलर के आसपास था, अब वो बढ़ के 55 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया, लगभग वहां से दूना होता हुआ दिख रहा है। ये तो डबल से भी ज्यादा हो गया। डबल से ज्यादा हो गया है। तो 1.3% ऑफ जीडीपी बहुत बुरा नहीं, मैनेजेबल है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि आपकी जो ट्रेड डील है वो मैनेज हो जानी चाहिए, क्योंकि ट्रेड डील ना होने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट हैम्पर हो रहा है। और अगर हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा उतना, तो करेंसी और ज्यादा हमको, चूंकि इंपोर्ट तो उतना बना हुआ है और डॉलर आ नहीं रहा है, जा ही रहा है डॉलर, तो डॉलर और महंगा होगा ही, बावजूद इसके कि दुनिया की अलग अलग करेंसी के अगेंस्ट डॉलर कमजोर हो रहा है।
एक डॉलर इंडेक्स नाम की एक चीज है जिसमें यूरोपियन और कई विकसित देशों की 5-6 करेंसियों को मिला के बना है। उनके अगेंस्ट वो कमजोर हो रहा है, लेकिन रुपए के अगेंस्ट वो मजबूत हो रहा है। ये एक पैराडॉक्स है, क्योंकि हमारी ट्रेड डील फंसी हुई बिल्कुल रिसेंट का। ये पैराडॉक्स तो हमें समझाइए, ये तो और आप मेरे को दुखी कर रहे हैं सुबह से। देखिए जो बहुत सारे विकसित देशों की करेंसी हैं, पाउंड है, यूरो है, हम है ना दुखी हैं, अपने दुख से तो दुखी हैं, लेकिन दूसरा सुखी दिखे तो उससे और ज्यादा दुखी होते हैं। ये सबसे बड़ा दुख है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि दूसरा सुखी कैसे। तो देखिए, करेंसी जो डॉलर है उसको अमेरिकी सरकार जानबूझ के वीक कर रही है, क्योंकि जब तक करेंसी आपकी, किसी भी देश की करेंसी जब तक वीक नहीं होगी वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी वाले देश में इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो वो लोग चाहते हैं कि ना मेक इन अमेरिका, मागा वागा सब बना लेंगे, ग्रेट अगेन बनाएंगे जब, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे आएगी, पैसा इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। जापान कह रहा, ताइवान कह रहा, सऊदी अरब कह रहा कि हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाएंगे, तो करेंसी वीक करना पड़ेगा आपको। तो बाय डिफॉल्ट वो अपनी करेंसी अपनी पॉलिसी के तहत वीक कर रहे हैं, और लगभग $110 के आसपास जाने के बाद डॉलर इंडेक्स अब आजकल वो 94, 95, 96 चल रहा है, तो वो 10-15% तो अपने आप कमजोर हुआ है। उन्होंने किया बाय डिजाइन कि हम टैरिफ लगा देंगे संघ पे, तो अपने आप हमारा जो है इंपोर्ट कम होगा तो करेंसी गिरेगी। तो एक तरीका उन्होंने अपनाया, लेकिन दूसरी करेंसी जो दूसरे देशों की है, पाउंड है, यूरो है, या यूरो में वो है, उनके अगेंस्ट इतना ज्यादा इसलिए कमजोर हो रहा है क्योंकि वो एक तो विकसित कंट्रीज है, साथ में उन्होंने ट्रेड डील कर ली है, तो उनके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ विशेष परिस्थिति है कि हम तो नेट इंपोर्टर कंट्री है, और हमारा ऑयल सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल, एनर्जी बास्केट। फिर सेकंड नंबर पे आता है सोना चांदी। गजब है, मतलब इस देश में सोने के लिए प्रेम कि इतना ज्यादा हम इंपोर्ट करें। पिछली बार का जो डेटा आया था विजय जी, 200% गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा है, बावजूद इसके गोल्ड की कीमतें इतनी बढ़ गई। चांदी 400% इंपोर्ट हुई है। ये तो तब हालत है कि जब 25% लोग बीपीएल पर रहे और 80 करोड़ लोग खाना सरकार का खा रहे हैं, तब ये हालत है। अब सोचिए आप कि तो सेकंड नंबर पे सोना, अब सोना इंपोर्ट होगा तो भी डॉलर वीक होगा, और तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो 3 आइटम है ये हमारी वीकनेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी थर्ड नंबर के इंपोर्टर हैं। तो ये तीनों ही हमारी क्षमता से बाहर है। ना तो ऑयल हमारे यहाँ है इतना, ना इलेक्ट्रॉनिक्स में उतने प्रबल है, और गोल्ड तो है ही नहीं, तो हम तो वहां सब लेके आते। तो इसकी वजह से ये तो बना हुआ है आपका, लेकिन आप एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे क्योंकि ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है। तो करेंसी आपकी पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा वीक इसलिए हुई क्योंकि आरबीआई, ऑफिशियली तो आरबीआई कभी नहीं कहता कि हम रुपए को मैनेज करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बैंकों के थ्रू या अलग अलग एजेंसीज के थ्रू वो डॉलर बेचते हैं, तो डॉलर सस्ता होता है। लेकिन इस समय उन्होंने मना कर दिया है, या बल्कि आरबीआई गवर्नर ने तो पब्लिकली कहा है कि रुपए को लेवल करना या टारगेट करना हमारा काम नहीं है। जिस दिन ये बयान आया उसके अगले दिन 50 पैसा कमजोर हो गया रुपया। उसके बाद आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन जी ने कहा कि अगर रुपया को कमजोर होना तो ये सही समय है, अगले साल ठीक होगा, तो और कमजोर हो गया उसके बाद। यानी जो लीवर आपने टाइट कर रखे थे, आपने जैसे ही लूज किया तो रुपया आपका वीक होने लगा। तो ये कहानी इसलिए बन रही लगातार कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ है, आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो आपका रुपया वीक होगा और वीक होगा। अभी ये 91 के आसपास पहुंच रहे हैं और वीक होगा। आपने अभी कहा कि डॉलर भी कमजोर हो रहा है, डॉलर इंडेक्स में 110 से 94 पर आ गया, तो इसका मतलब तो हमारा रुपया जो आज दिख रहा है उससे भी ज्यादा कमजोर हुआ ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो डॉलर उसी में रहता तो और ज्यादा हम कमजोर दिखाई देते। एग्जैक्टली। डॉलर, हमारा रुपया, वास्तव में रुपया हमारा बहुत ज्यादा कमजोर है इस समय भी, और आगे भी है और कमजोर होगा। देखिए, अगर ट्रेड डील हो जाएगी तो इसका मतलब नहीं कि रुपया वहां से बहुत मजबूत होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तब आपका नॉर्मल जो कमजोरी होती है वो होती ही रहेगी, क्योंकि आप ट्रेड में डेफिसिट कंट्री है। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब तक बराबर नहीं होगा तब तक होनी चाहिए, वो कभी होना नहीं है। तो आपको जो डेफिसिट बना रहेगा, इसलिए आपकी कमजोरी बनी रहेगी, कभी होगा नहीं, वो होगा नहीं, जल्दी तो नहीं होने वाला। दूसरा, फौरी तौर पर अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट वाले जो लोग हैं, जो हेज फंड जिनको बोलते हैं, एफआईआईज बोलते हैं, वो भी दबा के बेचे जा रहे हैं। इस साल उन्होंने नेट सेलिंग की है 2,92,000 करोड़ की।
तो वो भी एक डॉलर का आउटफ्लो बना हुआ है। तो कई तरफा मार पड़ रही है रुपए पे, इसलिए रुपया लगातार आपका कमजोर होता जा रहा है और अभी कोई लगता नहीं संभावना कि रुपए में कोई स्ट्रेंथ आने की संभावना है। अब क्वेश्चन ये कि बुरा है कि अच्छा है, इस पर बहस हो रही है जी। तो क्या है, बुरा है कि अच्छा है? लेकिन एक चीज और समझाइए, जैसे आपने इंपोर्ट की बात कही और आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड और पेट्रोल, ऑयल। तो चलो, ऑयल तो हमारी जरूरत है, गोल्ड की कितनी जरूरत है कि क्या उस पर सरकार कोई कंट्रोल करके उसको चेक कर सकती है इंपोर्ट को? मतलब वो कितना जरूरी है देश के लिए इंपोर्ट करना, उस हिसाब से समझना चाहता हूँ। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में यदि वो हमारी किचन और डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, क्या उसको इंपोर्ट को रोका नहीं जा सकता? मतलब एक तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसे हो सकते हैं जो हम बना ही नहीं पा रहे, तो उस पर काम अलग हो सकता है। लेकिन ऐसे आइटम की यहाँ पर हम जो टीवी खरीद रहे हैं और वाजपेयी जी को कोई यूएस से बना हुआ या जर्मनी से बना हुआ टीवी चाहिए, तो उसमें रोक लग सकती है। इस इंपोर्ट को कैसे रोका जा सकता है? मतलब कुछ इंपोर्ट कम किया जा सकता है, मैं वो समझना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो जो 3 अपने मेजर आइटम है, तो जैसे ऑयल वाला है, उसमें हम लोग जो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया या केन एनर्जी जैसी कंपनी करती है, बहुत मीगर पार्ट है। अपनी जरूरत का करीब 80% हम आज भी इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके यहाँ ऑयल ब्लॉक्स की डिस्कवरी हुई नहीं है, तो वो तो आप रोक नहीं पाएंगे। जहां तक रही बात गोल्ड की कि गोल्ड क्यों इंपोर्ट हो रहा है, तो पिछले आपको याद होगा कि गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी काफी बढ़ाई गई थी, फिर उसको रिड्यूस किया गया हुआ, कम हुआ है। लेकिन आप बैन नहीं कर सकते गोल्ड को, क्योंकि किसी भी चीज को आप बैन कैसे कर दें कि भाई गोल्ड इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप क्यों नहीं करेंगे, तो बैन नहीं हो सकता। लेकिन इसका एक लंबा उत्तर भी है विजय जी, कि गोल्ड हमारी इकोनॉमी को, हमारे देश को एक हेज प्रदान करता है, ये भी सच है। आज की तारीख में भारत में अगर 30,000 टन सोना घरों में पड़ा हुआ है, जो जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, शायद वही है जो इस देश को बहुत एक्सट्रीम डिफॉल्ट से बचाता है। आदमी बहुत गरीब हो सकता है, उसके पास रेगुलर इनकम कम हो सकती है, लेकिन उसके पास जो सोना है तो उसको वेल्थ इफेक्ट बोलते हैं, कि आपको एक पीछे से एक मजबूती रहती है कि अगर एकदम जरूरत पड़ी तो हमारे पास गोल्ड तो है। और गोल्ड एक समय करेंसी का हेज था, करेंसी की बैक्ड करेंसी थी ना गोल्ड के अगेंस्ट में, वो तो बहुत पहले खत्म कर दी गई, तो अब नहीं है। लेकिन इसलिए भी गोल्ड रखा जाता क्योंकि वो एक तरीके से रिजर्व करेंसी के तौर पे आप मानते हैं। तो गोल्ड इसलिए जरूरी है कि वो बैन नहीं किया जा सकता। और बैन पिछले और ड्यूटी से स्मगलिंग के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप एकदम बैन करेंगे तो स्मगल होगा, और जब भी ड्यूटी बढ़ाई जाती है स्मगल शुरू हो जाता है। लेकिन चलिए ठीक है, आप 100 टन मंगाते हैं तो उसमें से 5 टन स्मगल होगा, 10 टन स्मगल होगा, काफी हद तक कम हो जाएगी। जैसे सिगरेट आप बैन कर देंगे तो गांजा हसीस लोग चोरी चोरी करके पीने लगेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे वो। तो गोल्ड को बैन तो नहीं कर सकते, और एकदम फ्री भी छोड़ दोगे तब भी बढ़ेगा, क्योंकि इस समय ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमीज की और जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसमें गोल्ड ही एक है जो आपको सपोर्ट दे रहा है देशों को। मतलब चाइना का सेंट्रल बैंक, भारत का आरबीआई, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, सब लोग सरकार के स्तर पे गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आप उससे पीछे नहीं रह सकते। तो इसलिए गोल्ड इंपोर्ट होता रहेगा। गोल्ड हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, तो गोल्ड इसलिए रोका नहीं जा सकता, और बहुत ज्यादा आप कम करोगे तो उससे कोई बहुत लाभ होगा नहीं। अब तीसरा आइटम आपका है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं कि हम मिक्सी सीधे सीधे इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर के जो बहुत सारे कलपुर्जे हैं, वो हाँ, जो एक्सट्रीम प्रिसीजन की चिप है, जो पार्ट्स हैं, जो मैग्नेट है, वो हम बनाते ही नहीं है, हमारे पास हमारी क्षमता ही नहीं है, इसलिए वो हम इंपोर्ट करते हैं। और वो बड़े पैमाने पे इंपोर्ट होता है, चाइना से इंपोर्ट होता है, बहुत ताइवान से इंपोर्ट होता है, कोरिया से इंपोर्ट होता है। हमको लगता है कि हम टीवी बना लेते हैं, लेकिन दरअसल हम टीवी के वो ढांचा ही खाली बना पाते हैं, उसके पीछे की जो असली मशीनरी वो बाहर से ही आती है, बाहर से आती है। मोबाइल फोन जो हम एप्पल का यहाँ बना रहे हैं वो हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, पार्ट्स तो अभी भी हम चाइना से ही ले रहे हैं। तो ये जो है इसको भी रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिमांड है उसको देखते हुए उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये तीनों ही आइटम ऐसे फंसे हुए हैं कि आप इनको बंद नहीं कर सकते, ना रोक सकते हैं, ये आते ही रहेंगे। हाँ, जैसे कि आप बाहर विदेश से कोई गाड़ी वाड़ी है आप रोक सकते हैं, चलो BYD को बैन कर दो या टेस्ला को बैन कर दो, तो उससे कुछ बहुत बनना बिगड़ना नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा पार्ट नहीं है। लेकिन जब एक्सपोर्ट रुपया कमजोर हो रहा है और आपने कहा कि उससे हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, तो उस पर क्या एक्सरसाइज हो रही है? क्या आपको लग रहा है कि देश में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जो रुपया कमजोर होने का फायदा होना चाहिए, और जो आपने
कहा कि हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर, ये जो बड़े लोग हैं, वो कह रहे थे कि अभी ये सही समय है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है जहां पे सरकार कुछ काम कर सकती है और इंडस्ट्रीज काम कर सकती है कि अगर करेंसी, जैसे मान लीजिए करेंसी वीक हुई तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आप जब विदेश में बेचने जाएंगे तो सस्ता ही बेचेंगे। तो उसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आप बहुत सारे देशों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। जैसे इस समय हमारे ऊपर जो ट्रेड टैरिफ लगा हुआ है यूएस का, वो 34% है। 50% आपने सुना होगा ना, 25-25, लेकिन जब उसको एवरेज आउट आप करते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट के, तो एवरेज आता है 34%। हम जिनसे कंपीट करते हैं एशियन कंट्रीज में, उनके ऊपर लगा हुआ है 16%, दुगने से ज्यादा हमारे ऊपर लगा हुआ है। तो एक तो उनका माल भी सस्ता है और हमारा माल महंगा है, तो हमारा माल बिकेगा कैसे? हम यूएस में अगर कोई शर्ट बेचने गए तो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा तो वैसे ही महंगा है, क्योंकि टैरिफ इतना लगा हुआ है और हमारी करेंसी भी बहुत स्ट्रांग होगी। तो करेंसी वीक करना शायद एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है टैरिफ के अगेंस्ट, कि अगर हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है तो हम अपनी करेंसी वीक करेंगे और अपने माल को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। अब जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम वगैरह में बहुत ज्यादा हमको एक्सपोर्ट चैलेंज मिला, क्योंकि उनकी करेंसी वीक थी और उन्होंने वहां जाके सस्ता माल बेचा और वहां बहुत सारे लोगों ने बनाया। आज भी आप H&M के स्टोर में जाइए, आपको मेड इन चाइना का ही माल मिलेगा। आप मार्क्स एंड स्पेंसर में जाइए, वहां मिलेगा आपको। वहां से चाइना का, बांग्लादेश का, वियतनाम है। तो अगर करेंसी वीक होगी तो हमारे एक्सपोर्ट को मदद मिलेगी। शायद ये एक अनकही या अनऑफिशियल स्टोरी भी है कि ट्रेड टैरिफ को हेज करना है, उसको काउंटर करना है, तो अपनी करेंसी थोड़ा सा वीक करो। शायद आरबीआई भी इसलिए कर रहा होगा। तो एक बड़ा फायदा ये होगा। इसमें सरकार भी प्रयास कर रही है कि बहुत सारे इंसेंटिव्स आपको दे रही है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएं और एक्सपोर्ट को करें। एक्सपोर्टर्स के लिए तरह तरह की स्कीम पीयूष गोयल जी अनाउंस करते हैं। हर बजट में एक्सपोर्टर के लिए खूब सारी स्कीम आती है कि आप एक्सपोर्ट करिए तो आपको ये सुविधा वो सुविधा मिलेगी। तो सरकार भी प्रयास कर रही है और कंपनियां भी चाहती हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो, तो करेंसी की वीकनेस उनको मदद करती है। तो ये एक ऐसा इलाका है जहां पे सरकार और इंडस्ट्री दोनों मिलकर काम कर भी रहे हैं, उसको जीवन देने के लिए बनाए हुए हैं वो, तो वो कोशिश भी कर। मुझे लगता है इसी पे फोकस करना चाहिए कि वीक करेंसी इज नॉट ऑलवेज बैड। उसको बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के, बहुत राष्ट्रवादी होकर नहीं सोचना चाहिए कि करेंसी वीक हो गई तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। नहीं भैया, करेंसी वीक होने से हमको फायदा भी है। लेकिन एक चीज और समझाइए, ये तो ठीक है आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो टैरिफ का खेल है, ये तो अभी साल 6 महीने का ही तो खेल है। हाँ बिल्कुल। तो रुपया तो, जो करेंसी आपकी कमजोर हो रही है, वो तो पिछले 10 साल से हो रही है या 20 साल से भी हो रही है। टैरिफ का तो नहीं, 75 साल से समझ लीजिए। तो टैरिफ तो एक एक्सक्यूज आज का हुआ ना। यस यस। तो फिर क्यों कमजोर? तो हमने शुरू में आपको बताया कि जब तक हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे चीजों को, कम एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो गैप बनेगा और हमको डॉलर की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ से कम नहीं किया। नहीं, वो तालमेल कम कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि भारत से कितने लोग पढ़ने जाते हैं विदेश में, वो डॉलर में फीस पे करते हैं। 80,000 करोड़ रुपए साल में हम फीस भरते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे जो हार्वर्ड में, येल में और कार्नेगी में पढ़ने जाते हैं। 80,000 करोड़ रुपए की फीस भारत से जाती है, डॉलर में जाएगी वो। तो भारत का जो एक्सपोजर है दुनिया के लिए वो बहुत ज्यादा है। ट्रेवलर्स हमारे बहुत पैसा खर्च करते हैं। आप जब पिछली बार स्पेन गए थे, आप सोचिए कितना डॉलर आपने खर्च किया था। तो ये जो खर्चा आप लगातार कर रहे हैं, तो डॉलर में तो पे करेंगे। तो ये सब तो बना ही हुआ, ये एज इट इज है, उसमें एडेड हो गया आपका ये, तो और ज्यादा कमजोर हो गई। तो वो 2-2.5% जो सालाना कमजोर होती है वो तो होती ही रहेगी, एडेड नहीं होना चाहिए। ये एडेड है टैरिफ। तो अब क्या रास्ता है? मतलब हम इसी में खुश रहें? नहीं, हम इस पे खुश ना रहें। बैलेंस, करेंसी वीक होने के नुकसान भी सुन लीजिए आप। ये तो फायदा भी है कि आप एक्सपोर्ट बढ़िया हो जाए। इसका नुकसान ये है आपकी करेंसी होने का कि जो हमारे देश में लोग हैं उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। आपकी बाइंग कैपेसिटी तेजी से गिरती है, क्योंकि आपकी करेंसी वीक है तो महंगाई का असर आपके ऊपर पड़ेगा। बावजूद इसके कि आपकी सैलरी घटी नहीं है, लेकिन पहले 100 रुपए में जो आप चीज खरीदते थे, अब वो 110 में मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी करेंसी वीक हो गई। तो आप 10% का नुकसान आ गया आपके ऊपर, और तनख्वाह तो बढ़ी नहीं रही है। तो हमारे यहाँ आप देखिए, बेस इफेक्ट के बावजूद हमारे यहाँ काफी ज्यादा महंगाई का असर इसलिए है क्योंकि हमारी करेंसी वीक हो रही है।
इन्फ्लेशन कम है, उसके बावजूद 2020 से अब तक या 10 साल में ले तो कम से कम 40-45% का स्टैकअप है इन्फ्लेशन में, और हमारी सैलरी बढ़ी 25-30%। तो हमारी इनकम अगर कांस्टेंट भी है या 5% की हमको अप्रेजल भी मिल रहा है, तब भी वेल्थ हमारे ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इतना है कि हमारी परचेजिंग कैपेसिटी घट रही है। और ये आप डेली बेसिस पे महसूस कर सकते हैं। आप किसी भी स्टोर में जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही, सामान महंगा हो रहा है। सामान महंगा हो। तो ये बहुत ज्यादा असर डालता है लोगों के ऊपर, जो पढ़ने जा रहे हैं या जो डोमेस्टिक कंजम्पशन में, उन सब के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि जो इंपोर्ट होके चीज आ रही है वो डॉलर में आ रही है और बेची जाएगी रुपए में। तो आपके ऊपर पड़ेगा। तो महंगाई का असर, लोगों की इनकम का असर ये पड़ेगा, और ये इंस्टेंट पड़ता है एकदम तुरंत। तो इसका नुकसान भी ये है कि आपके इनकम पे बहुत तगड़ा असर पड़ेगा। अब इसमें ना तो बहुत कमजोर होनी चाहिए ना बहुत मजबूत होनी चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच चलता है। इकोनॉमिक्स में हमेशा बैलेंस अप्रोच चलता है। महंगाई बहुत ज्यादा भी होगी तो भी खराब, बहुत कम हो, जैसे आजकल बहुत कम है, हम लोग कह रहे हैं बहुत ही खराब है। अब सरकार जीएसटी कट क्यों किया? कंजम्पशन ड्राइव होगा, कंजम्पशन ड्राइव होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अब बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत कम इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक, और बहुत ज्यादा तो नुकसानदायक है ही है। तो बैलेंस, मध्यम मार्ग, इकोनॉमिक्स हमेशा मध्यम मार्ग पे चलती है। आप एक्सट्रीम एक भी साइड गए, लेफ्ट या राइट, तो इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। रुपए के साथ इस समय यही हो रहा है जी। अच्छा, अब आपने राष्ट्रवाद की बात की, तो मुझे ये समझाइए, ये सब तो आपने ज्ञान दे दिया, आप हमेशा मुझे बुद्धू बना देते हैं, क्योंकि जो आप कहते हैं वो मैं मान लेता हूँ। तो अब ये बताइए कि सरकार क्या कर सकती है? सरकार का नियंत्रण होता ही नहीं होता। अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि जब भी कोई चीज सरकार के बस की नहीं होती है, मतलब मैं इस सरकार नहीं, जो भी सरकार होती है, तो वो कहते हैं ये सब इंडिपेंडेंट हो रहा है, आरबीआई अलग इंडिपेंडेंट तरीके से देखता है, मार्केट इंडिपेंडेंट है, पेट्रोल के लिए कंपनियां इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, ये सब लोग इंडिपेंडेंट है, और वो देखते सब सरकार की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं। कि देखिए, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स हैं, वो होते तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन पॉलिसी से इंपैक्ट होते हैं। आप जो पॉलिसी बनाओगे उसका असर उस पर आएगा। तो अगर सरकार ट्रेड डील जल्दी से कर ले, एक्सपोर्टर्स के लिए बढ़िया योजनाएं बनाए, तो काम होगा। और मेरा तो ये निजी राय है कि कृपा करके करेंसी को बहुत स्ट्रांग करने के चक्कर में सरकार न पड़े। बहुत स्ट्रांग करेंसी इज नॉट ए गुड थिंग। भारत जैसे देश में, जहां हमको बहुत ज्यादा फॉरेन कैपिटल की जरूरत है, हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वहां बहुत स्ट्रांग करेंसी अगर आप रखेंगे तो गड़बड़ है। इसलिए करेंसी अगर वीक हो रही है तो इसको कोई आदमी अपने राष्ट्रवाद से मत जोड़े, इमोशनल होके मत सोचिए, इसको एकदम पैरामीटर पे सोचिए कि ये क्यों जरूरी है, और बहुत वीक भी ना हो जाए। क्या हमें मार्केट पेपर्स पे एफडीआई में फायदा कर रहा है क्या, कि जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कोई बढ़ रहा है? हमारा रुपया कमजोर नहीं अभी तो नहीं बढ़ रहा है ना, इसलिए तो नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है आपके यहाँ। नहीं, जब रुपया कमजोर हो रहा है और आपने कहा कि भाई लोग फिर इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है? अभी चूंकि आपकी जो यहाँ पे फिर एक थोड़ा सा क्लिष्ट डिस्कशन हो जाएगा कि आपकी जो रियल ग्रोथ है वो है 8.2%, इन्फ्लेशन है 0.5%। तो इसको कहते हैं ग्रोथ विदाउट फायर, कि आप नौकरी करे जा रहे हो लेकिन आपका अप्रेजल नहीं हो रहा है। तो हमारी ग्रोथ उस टाइप के, इन्फ्लेशन इज ए गुड थिंग इन सम टाइम्स। तो इस समय वो इन्फ्लेशन हमको चाहिए जिससे हमारी नॉमिनल ग्रोथ 10-11% पड़े, तब एफडीआई आएगा। अभी अगर कोई आदमी यहाँ फैक्ट्री लगाए और वो माल खूब बेचेगा, हजारों टन माल बेचेगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा उसको, तो वो क्यों लगाएगा फैक्ट्री? यहाँ उसका प्रॉफिट भी बनना चाहिए। ये एक बहुत ही पॉलिटिकल डिबेट है कि बड़ा है कॉम्प्लेक्स हो गया, इसलिए करो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, कि मैं फैक्ट्री लगाऊं और मुझे फायदा, माल तो खूब बेच रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को फायदा नहीं हो रहा है। आप सोचिए, देश 8.2% से ग्रो कर रहा है पिछले 3 महीने, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में। आपकी आमदनी कितनी बढ़ी? नहीं बढ़ी ना। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि फिर आप काम क्यों कर रहे हैं? इतनी जबरदस्त ग्रोथ है लेकिन हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही। वो आमदनी ही प्राइस पॉइंट है कि हम माल तो खूब बना के बेच रहे हैं लेकिन उसमें हमारा प्राइसिंग नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन ही नहीं है, सब उसी भाव बिक रहा है जिस भाव पे कॉस्ट आ रही है। तो इसलिए इन्फ्लेशन जरूरी है।
तो जब तक एफडीआई नहीं आएगा, जब तक आपको यहाँ पे उसको बेनिफिट नहीं दिखेगा। बेनिफिट तब दिखेगा जब पॉलिसी, यहाँ पे गवर्नमेंट करो, जो आपका सवाल है कि ऐसी पॉलिसी बनाइए जो प्रिडिक्टेबल हो 8-10 साल की, बार बार चेंज मत करिए, पॉलिसी बनाइए, ट्रेड डील क्लोज करिए, जो भी आपको करना है, तब एफडीआई आएगा, तब विदेशी निवेशक को यहाँ लगेगा कि हाँ हमारा यहाँ पैसा बनेगा और इनकी करेंसी स्टेबल है, ना वीक चाहिए ना स्ट्रांग चाहिए, स्टेबल करेंसी चाहिए, या थोड़ी थोड़ी वो वीक अगर हो रही है तो भी चलेगा, या थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग हो रही है। जैसे $1 मान लीजिए विदेश से आया, किसी आदमी ने $1 यहाँ लगाया, आज के भाव पे लगाया तो उसने 90 रुपए पे, ठीक है, अब उसका भाव बढ़ के अगले साल हो गया, उसका निवेश हो गया 100 रुपए का, तो 10% उसको गेन हुआ, तो वो डॉलर जाके रुपए में उसने इन्वेस्टमेंट किया, डॉलर लाया, रुपया बदला, अब वो जब बाहर जाना चाहता प्रॉफिट बुक करने के लिए तो रुपए में बेचा उसने, तो 100 रुपए का बिका, लेकिन जब डॉलर में कन्वर्ट करने गया तो पता लगा तो 96 रुपए के डॉलर हो गया, तो उसको बचा क्या, तो वहां क्यों आया इन्वेस्टमेंट करने? तो इसलिए आपकी वीक करेंसी वहां पे प्रॉब्लम करती है। स्टेबल करेंसी होनी चाहिए या करेंसी से ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा कि एक मध्यम मार्ग चाहिए, बैलेंस चाहिए, ना बहुत वीक ना बहुत स्ट्रांग, और ग्रोथ चले उस पर। तो सरकार पॉलिसी लेवल पे ये काम करे, ट्रेड डील क्लोज करिए, एक्सपोर्ट की अच्छी पॉलिसी बनाइए, एफडीआई के लिए रास्ता खोलिए, नियम इजी करिए, और ये जो इंस्पेक्टर राज सो कॉल्ड अभी भी चल रहा होगा उसको खत्म करिए, तो आपका धंधा सही से चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। 8.2% की ग्रोथ के बावजूद अगर यदि नहीं कर पा रहे तो फिर तो चिंता की बात है ना ये। अच्छा, यदि सर्टिफिकेशन के हिसाब से आपसे पूछूं, क्योंकि आप सर्टिफिकेट देते रहते हैं, तो ये जितने आपने स्केल की है, मतलब पैरामीटर्स आपने बताए, वहां सरकार क्या ठीक रास्ते पर चल रही है? पिछले 1 साल में हम कह सकते हैं कि सही चली है, मतलब फरवरी से आप बजट से आप कह लीजिए, जब उन्होंने इनकम टैक्स कट किया कि 12,75,000 टैक्स फ्री है, वहां से मैं कह सकता हूं कि इनके ये राइट स्टेप आए। सरकार ने अपना कैपेक्स, अपनी जो अपना 11 लाख करोड़ का हर साल खर्च करते थे, उसको उन्होंने सीज कर दिया कि अब उससे ज्यादा नहीं, उतना ही, प्लस उन्होंने टैक्स कट किया, तो कंज्यूमर के हाथ में पैसा आया। दूसरा जो बड़ा उन्होंने कदम अभी जो सितंबर में लिया है कि जीएसटी कट किया है कि आम आदमी को राहत मिले, ये बड़ा कदम उन्होंने किया है। और आरबीआई ने रेट कट के साथ जो बैंक, माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस को इजीली लोन मिले, क्रेडिट ग्रोथ बढ़े, उसमें काम किया। तो लास्ट 1 ईयर में सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। उससे पहले ना जकड़ के बैठे थे एकदम जंजीर लगा के, अब उन्होंने खोला है, तो इसका असर आप ट्रेड डील होते देखिएगा, आपको फिर नेक्स्ट ईयर काफी अच्छे इसके इम्पैक्ट दिखेंगे, मतलब बेहतर हो पाएगा कुछ थोड़े समय में, फ्यूचर में। यस। चलिए, इस उम्मीद के साथ हम चलते हैं कि इस रुपया की कहानी को विराम दें। अब बात करते हैं हमारे स्टार्टअप की। क्या स्टार्टअप की कहानी? देखिए विजय जी, जाड़े का मौसम है और दिल्ली और उत्तर भारत में चाय की चुस्कियां आप ले रहे होंगे, तो आज चाय की कहानी से मैं शुरू करूंगा। क्या बात है, और चाय? इसकी भी मोरल स्टोरी विजय जी वही है कि आप अपने आसपास अगर अपना आंख और दिमाग खोल के रखें तो आप एक बहुत बढ़िया बिजनेस सोच सकते हैं। तो ऐसा ही बिजनेस जो है अमलीक सिंह बिरजल ने सोचा कि चलो चाय का बिजनेस किया जाए। क्यों सोचा? हार्वर्ड के पढ़े हुए, हम लोग हार्वर्ड की जिक्र कर रहे थे, तो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, और वो जब जो है बेंगलोर में नौकरी करते हैं, उन्होंने देखा कि ऑफिस से निकल के लोग टपरी में चाय पीने जाते हैं, क्योंकि ऑफिस की जो मशीन वाली चाय और कॉफी वो सचमुच बहुत बुरी होती है, मतलब बहुत ही बुरी होती है, वो मैं पी नहीं सकता हूँ। तो किसने डिजाइन की है ये जो भगवान ने कहा से आदमी नहीं मिला जो कहता हो कि ये अच्छी चाय है? विजय जी कसम से बता रहा हूँ, मतलब इससे बुरी चाय, उससे बुरी कॉफी दुनिया में कहीं हो नहीं सकती, जो मशीनें लगी रहती मेरे ख्याल से कॉस्टिंग के हिसाब से देखे तो भी वो महंगी होती है। ऑफिस मेंटेनेंस चलाते हैं ऑफिस में सब लोग, मतलब आंख बंद करके, मैनेजमेंट भी सारे कंपनियों के आंख बंद करके उसको लगाया, वो कोई उसको पसंद नहीं करता। उसमें ब्लैक कॉफी लोग पीते हैं खाली, कि वो उसमें कुछ नहीं, पानी गर्म और कॉफी है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने ऑफिस से निकल के टपरी में चाय पीने गए, मजा आता हुआ, तो वो चाय में मजा तो आता, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, एक तो वहां गंदगी बहुत होती है, मक्खियां भिनभिनाती रहती है, प्लस चाय की स्टैंडर्ड नहीं है कि हर बार आपको सेम टेस्ट मिलेगी। कभी बहुत मीठी बन गई, कभी अदरक इतनी झोंक दी कि गले जल जाए आपका, कभी एकदम फीकी बना दी, तो मानकीकरण नहीं था उसका।
तो इन्होंने सोचा कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि चाय पीते बहुत लोग हैं, दिन में 2-4 कप तो हर आदमी पीता है, तो ऐसा क्या किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि 2 चैलेंज हैं इसमें, एक हाइजीन साफ सुथरा, और दूसरा कि इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एक टेस्ट की चाय हमेशा मिलेगी आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक मशीन बनाई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, दुनिया देख रखी थी, तो एक मशीन डिजाइन की जिसमें सब कुछ उस हिसाब से था कि एक ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट की चाय बनेगी, हाँ। कॉम्पोजिशन फिक्स है। और उन्होंने उसको लॉन्च किया और बढ़िया चाय बनी, थोड़ी सी कॉस्ट ऊपर थी, तो इनके दिमाग में आया कि ये जो 10 रुपए की मिलती है, 10 की बजाय 20 की मिलेगी, 30 की भी मिल सकती है, क्योंकि कॉस्ट आ गई इसमें। लेकिन फिर भी इन्होंने लॉन्च किया और इसको चलाया, तो चल तो गया, लेकिन अब ग्रोथ का इशू आ गया कि 20-30 रुपए की चाय कौन पिएगा आपसे। तो इन्होंने दूसरा दिमाग लगाया कि ग्राहक को अपनी टपरी पे बुलाने की बजाय आप ग्राहक के पास जाइए, और उसी कॉर्पोरेट के पास ये गया जो बहुत ही घटिया कॉफी और चाय आपको पिलाता है, उसको बताया साहब आप मेरी मशीन लीजिए, इस मशीन की क्वालिटी जो चाय और उसकी है वो बहुत शानदार है। तो वो मशीनें उन्होंने कॉर्पोरेट्स को बेचना शुरू किया, तो उसका नाम हो गया चाय पॉइंट। चाय पॉइंट एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, बड़ा ब्रांड हो गया। एग्जैक्टली तो कॉर्पोरेट को उन्होंने बेचना शुरू किया, फिर अपने स्टोर्स भी खोले और काफी बढ़िया इनका धंधा चल निकला। आप घर पे भी मंगाएंगे चाय तो एक बहुत अच्छा सा पैकेट में वो चाय लेके आएगा जो कागज का होता है, गर्मा गर्म चाय आपके पास आएगी। थोड़ा सा कॉस्टली है सड़क वाली चाय से, लेकिन टेस्ट अच्छा है, कन्वीनियंट है, साफ सुथरी है, हाइजीन है इसमें, तो ये धंधा चल निकला। अब रफली इनका करीब करीब 1200-1300 करोड़ का रेवेन्यू है, और 1200 इनको जी 1200-1300 करोड़ का रेवेन्यू है, और इनको बड़े बड़े सैफ फंड है, उसने फंडिंग किया, टाटा कंज्यूमर फंड ने फंडिंग किया, और इनको अच्छा खासा फंड मिल गया। तो चाय बेच के भी, जबकि भारत में मुझे लगता है सबसे ज्यादा चाय की दुकानें होंगी, सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बावजूद मैंने वहीं पे जाके डिसरप्शन किया ना। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि आप थोड़ा दिमाग से सोचो कि आप क्या नया कर सकते हो उसी धंधे में, और इन्होंने करके दिखा दिया, और हार्वर्ड से पढ़ के आए थे। तो पढ़ाई लिखाई का बहुत इंपॉर्टेंस है, आंख और दिमाग खोल के रखने का बहुत इंपॉर्टेंस है, और थोड़ा अलग सोचने का इंपॉर्टेंस है। और एक तीसरा मोरल ऑफ द स्टोरी विजय जी ये है कि भारत में मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि कंज्यूमर, बावजूद इसके 80 करोड़ लोग को राशन मिल रहा है, वो कीमत पे करने के लिए तैयार है अगर आप अच्छी प्रोडक्ट दो। ये मैंने देखा है, आप बढ़िया प्रोडक्ट लेके आई तो आदमी कीमत देता है। तो आप सोचो 20-30 रुपए की चाय आप पी रहे हैं उसके यहाँ से, और 1500 करोड़ का रेवेन्यू अगर वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई एक चीज वो देख रहे हैं जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। जी। तो ये है चाय पॉइंट की स्टोरी, और ऐसी सैकड़ों स्टोरीज, चाय की 10 दर्जनों दुकानें हैं हाँ, जहां बहुत पे कि इनकी चाय पीने से दिमाग भी खुलता है क्या हमारा? एकदम खुल जाएगा सर। एक मेरे मित्र हैं, वो मजाक में कहते थे कि उन्होंने कुत्ता पाल रखा था, तो रोज सुबह उठ के मार्केट का हम लोग का रजिस्टर बना, जब मैं यूनाई में था तो मैं कमोडिटी का रजिस्टर बनाता था, रोज भाव लिखता था हाथ से, जब तब कंप्यूटर उतना नहीं चलता था, ये 2000 की बात है। तो उनका जो कुत्ता था उसने उनका रजिस्टर चबा डाला पूरा, गुस्से में आके एक दिन। तो उन्होंने कहा अब ये देखा ये बहुत बड़ा मार्केट एक्सपर्ट बनेगा, इसने चबा लिया है पूरा। तो अगर अमलेख सिंह जी की चाय हम लोग पिएंगे ना तो दिमाग खुलेगा। नहीं, इसका सीरियस नोट पे, तो मजाक की बात थी। चाय सिर्फ एक कप चाय नहीं है। अगर विजय जी मुझे अपने घर चाय पे बुलाएंगे तो ये एक रिस्पेक्ट होता है, ये थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस होते हैं, और आप जहां चाय पीने जाते हैं वहां का माहौल भी सुनते हैं। तो अगर आप अरे सर, अच्छी देश जगह में जा पे चर्चा करके सरकार बदल गई, आप चाय पे देते हो सरकार बन गई, तो चाय को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। मैं चाय पे कविता लिखूंगा बहुत जल्दी ही कि चाय कितनी महत्वपूर्ण चीज है चाय। चलिए सर, आइए आपको किसी दिन हम चाय पिलाते हैं। और आप मुझे पिलवाइए, अमरीक सिंह जी की कहिए कि एक कप ऐसी भेजिए जिससे मैं, नींद तो खुली हुई है, दिमाग भी खुले। दिमाग भी खुल जाए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मजा जी आया। बहुत हो रही है यहाँ तो दिल्ली में, तो उसके लिए चाय ज्यादा जरूरी है ना? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। चाय बहुत चलती है तो चाय पीजिए। अरे बहुत चलती है यहाँ पे, मैं चाय पीने ही जा रहा हूँ। थैंक अमृत यू। तुल्य, येवले की अमृत तुल्य चाय पीऊंगा मैं। हम लोग मजाक में कहते हैं कि कोई कहता है कि चाय पी रहे हैं, ये चाय का टाइम है क्या? मैंने कहा चाय का क्या टाइम होता है? चाय कोई टाइम नहीं होता कभी भी। अपने नॉर्थ में तो जब बोर हो रहे होते चलो चाय पिए चल के।
पीते हैं। हाँ, खुश होते हैं तब भी चाय पीते हैं ना। तब भी पीते हैं। तो चाय के लिए यही समय है, सही समय। यस। चलिए चाय पीने चलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, नमस्कार। आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दिमाग आंखें खोलने के लिए चाय पीते रहिए। और नीरज जी को द एंड शो के साथ साथ हमारे साथ भी देखिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।